So friends, the topic of the day is एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस। देखिए पॉलिसी नई नहीं है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑलमोस्ट ऑल द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आर सेलिंग दिस पॉलिसी। लेकिन इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा। क्या है कि देयर वॉज एन एक्ट कॉल्ड वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। अब आप अंदाजा लगा लें कि दिस इज 2024। इट मीन्स 100 years ago an act was formulated by the British government that was known as the Workmen's Compensation Act 1923। उसमें प्रोविजन किया गया था कि वर्कर्स को, लेबरर्स को, एम्प्लॉयज़ को अगर काम के घंटों के दौरान कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उनको या उनके डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियल कंपनसेशन देना बनता है। क्योंकि अल्टीमेटली एक ब्रेड अर्नर पर सारी फैमिली डिपेंडेंट होती है ऑलमोस्ट। और अगर वो ब्रेड अर्नर ही डिसेबल्ड हो गया, इंजर्ड हो गया या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई तो उस फैमिली का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। अब 100 years ago जो प्रोविजंस किए गए कंपनसेशन के, दे वर इन हंड्रेड्स, क्योंकि उस वक्त तो 100 रुपीज भी बहुत बड़ी रकम होती थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर्टेन चेंजेस वर मेड इन द एक्ट, और आज किस पोजीशन में है ये हम स्टडी कर लेते हैं। आई एम शेयरिंग विद यू द प्रेजेंटेशन। And I hope this is visible to all. Is it? Right. तो बेसिकली इस एक्ट को सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बोला जाता है। उसके पीछे पर्पज ये है कि सोसाइटी का जो लोअर स्ट्राटा है या जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन क्लास है, वही लेबर का, वर्कर का काम करती है, कहीं ना कहीं एंगेज होती है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में। उनकी अगर ड्यूरिंग द वर्किंग किसी भी तरीके की कोई फिजिकल, अपैरेंटली फिजिकल इंजरी या डिसेबिलिटी होती है तो उस केस में उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाता है। ये एक्ट का प्रोविजन है और एक्ट के प्रोविजंस के तहत जितना बनता है वही दिया जाता है। तो अल्टीमेटली ये एक्ट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है वर्कमैन को और उसके डिपेंडेंट्स को, और ये कंपनसेशन सर्टेन स्टिपुलेशंस के साथ कि वो काम के घंटों के दौरान होना चाहिए, वर्कर को ही होना चाहिए जो कि किसी न किसी फॉर्म में एंगेज है, और एक्सीडेंटल होना चाहिए। इन्हीं कंडीशंस पर ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी अवेलेबल होती है। अब इस एक्ट की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ये हैं कि इस 100 years के पीरियड में इसमें 2 मेजर चेंजेस किए गए। पहला मेजर चेंज तो यह है कि एक्ट का नाम बदल करके वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 को बदल करके एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 कर दिया गया। तो आज की डेट में ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के नाम से जाना जाता है। सेकेंडली, क्योंकि उस वक्त जो वेज लिमिट थी वो 100s में थी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको बढ़ा करके 4000 किया गया, फिर आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स उसको बढ़ा करके 8000 किया गया, एंड रिसेंटली इन 2020 इस वेज लिमिट को बढ़ा करके 15,000 पर मंथ कर दिया गया है। तो ये मेजर चेंजेस हैं एक्ट में। इन मेजर चेंजेस का इम्पैक्ट ये हुआ कि आज की डेट में अगर आपसे कोई
एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 की बात करता है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 की बात करता है। इट मीन्स बोथ आर सेम, पहली चीज। और क्योंकि इस एक्ट की कंप्लायंस में ही ये पॉलिसी है, तो पहले पॉलिसी वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस के नाम से जानी जाती थी और आज ये एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस के नाम से जानी जाती है। अगर कोई भी कस्टमर आपसे एम्प्लॉयज कंपनसेशन या वर्कमैन कंपनसेशन की बात करता है तो इट मीन्स बोथ आर सिनोनिम्स एंड देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। एक ही पॉलिसी के दो नाम हैं, पुराना नाम वर्कमैन कंपनसेशन है, नया नाम एम्प्लॉयज कंपनसेशन है। इसलिए कि एक्ट का सेक्शन 17 ये कहता है कि किसी भी वर्कर को और लेबर को या एम्प्लॉय को ये राइट है कि वो जिसके साथ काम कर रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, प्रिंसिपल हो या एम्प्लॉयर हो, अगर उसको काम के घंटों के दौरान कुछ भी इंजरी होती है, एक्सीडेंटल या डिसेबिलिटी होती है, डेथ होती है, तो उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन रिकवर करने का एक स्टैट्यूटरी या लीगल राइट है। इवन कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय को। इसलिए मैंने कहा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर्स में ये एप्लीकेबल है। और इसके लिए बहुत इजी प्रोविजन ये किए गए हैं कि एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसको कोड को कहा जाता है कि कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, या आज की डेट में कह लिए कमिश्नर ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन, जिसको लेबर कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ अगर वर्कर के कोई पेरेंट्स या फैमिली मेंबर से एक एप्लीकेशन भी लगा देते हैं विदाउट एनी एडवोकेट, तो भी उसका लीगल राइट बन जाता है कि उसका कंपनसेशन क्लेम किया जाएगा। और कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन की इतनी पावर्स है कि वो उस एप्लीकेशन के बेसिस पर सिर्फ ये एम्प्लॉयर से फाइंड आउट करके कि इनफैक्ट ही वाज द वर्कर और एम्प्लॉय ऑफ नॉट, इनफैक्ट दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड और नॉट, फिर एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से कितना कंपनसेशन बनता है उतने का अवार्ड पास कर सकता है। ये लीगल प्रोविजन है। तो बेसिकली एक्ट को बनाने का पर्पज क्या था कि किसी भी वर्कमैन को या उसके डेथ के केस में उसके डिपेंडेंट्स को ड्यू टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी या डेथबिलिटी या डेथ होती है तो फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाता है। ये 3 लाइन का इसका ऑब्जेक्ट है। इसके पीछे सारा एक्ट है और इस एक्ट में फिर वो सारे प्रोविजन हैं कि क्या दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा और किन सर्कमस्टांसेस में दिया जाएगा। इसको और बेहतर समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये सर्कमस्टांसेस इसलिए पैदा हो सकती हैं कि एम्प्लॉयर की कोई पर्सनल नेग्लिजेंस हो या एम्प्लॉय की खुद की कोई पर्सनल नेग्लिजेंस हो या उसके फेलो वर्कर्स या फेलो कलीग्स की कोई पर्सनल नेग्लिजेंस हो या एक्ट का या फैक्ट्री एक्ट हो या किसी दूसरा एक्ट हो, कोई भी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस का वायलेशंस हो या फेलियर टू प्रोवाइड ए सेफ प्लेस ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयर हो। अब इनमें से कोई सी भी सर्कमस्टांसेस हो सकती है, किसी भी एक रीजन से भी ऐसा हो सकता है कि वर्कर को इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए या डिसेबलमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर की 50 लेबर काम कर रही है, एक बिल्डिंग बन रही है और 7वें फ्लोर पर काम चल रहा है। अब बल्ली फंटे सब लगे हुए हैं, 7वें फ्लोर पर कोई लेबर काम कर रही है। अब पता लगा 7वें फ्लोर पर जो बल्ली फंटे बंधे उनमें से एक टूट गया, लेबर सीधा 7वें फ्लोर से जमीन पर एंड एट द स्पॉट डाइड। और उसको आप क्या कहोगे? वर्कर की नेग्लिजेंस है, एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस है या किसी फेलो वर्कर की नेग्लिजेंस है, बट द अल्टीमेट रिजल्ट इज द वर्कर हैज डाइड।
तो वर्कर के डिपेंडेंट्स का तो लीगल राइट है, वो रिकवर करेंगे फाइनेंशियल कंपनसेशन और उनको मिलना भी चाहिए। इसलिए ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। एक्सीडेंट मीन्स एनी इंसिडेंट विच कैन नॉट बी डिजाइन, विच कैन नॉट बी प्लान्ड, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, by which you cannot expect that how much loss is going to be happened or take place. ये फिजिकल भी हो सकता है, ये मॉनेटरी भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन इस एक्सीडेंट की कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। वर्कर अगर छुट्टी पर है, घर पर है और घर में उसको कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल नहीं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहां उसके प्रिंसिपल की, जहां उसके एम्प्लॉयर की, जहां उसके कॉन्ट्रैक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहां कंपनसेशन मिलेगा। अगर ये सब आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, यानी कि वर्कर ना तो डेली वेज वर्कर है, ना सैलरी वर्कर है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर है, तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? Because he is working for himself, not for anyone. He has to bear the responsibility. ऐसे सर्कमस्टांसेस में कंपनसेशन पेमेंट भी नहीं होगा। तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी कहां आई? एम्प्लॉयर इज रेस्पॉन्सिबल ओनली when the employee or the worker or the labor has suffered an accident arising out of and in the course of employment. यानी कि कोई भी वर्कर को, कोई लेबर को किसी भी एक्सीडेंट से काम के घंटों के दौरान अगर उसकी डेथ होती है, पहली चीज, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है, दूसरी चीज, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है, थर्ड कैटेगरी, टेम्परेरी डिसेबलमेंट होता है, मे बी टोटल और पार्शियल, फोर्थ कैटेगरी, एंड फिफ्थ, उसके नेचर ऑफ जॉब से अगर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर वर्कर को कोई भी आपने एक नेचर ऑफ जॉब असाइन किया हुआ, उससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हो सकती है। तो केवल इन्हीं सर्कमस्टांसेस में एम्प्लॉयर लायबल है। अब ये 4 या 5 चीजें आपने देखी, इनके अलावा इस एक्ट में और कुछ भी कवर नहीं, यानी कि नॉट इवन मेडिकल एक्सपेंसेस। सिर्फ इन्हीं केसेस में एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब किसी को भी आप अगर ये पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, और उन्हीं दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ये पॉलिसी टिकी है सारी, उनको समझना है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि आप इस पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा ये आएगा कि अगर मेरे वर्कर को कुछ भी हो गया तो आप कंपनसेशन कैसे पे करेंगे, उसका क्या मेथड रहेगा। बस यही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं पर सारी पॉलिसी टिकी हुई है, क्योंकि ये दोनों और पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर किसी ने जीपीए ले रखा है, जीपीए में क्लेम पे करना है तो उस पॉलिसी का सम शुड पे कर देना, दैट्स ऑल, मैटर फिनिश्ड। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो कुछ भी पे करना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ लीगल और एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट करना है, जो एक्ट का नाम है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। उसका वायलेशन ना तो एम्प्लॉयर कर सकता है, ना प्रिंसिपल कर सकता है, ना इंश्योरर कर सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पॉलिसी का प्रीमियम कैसे निकाला जाएगा। ये क्योंकि और पॉलिसी डिफरेंट है तो उसका प्रीमियम कैलकुलेशन का मेथड भी डिफरेंट है, और वो मेथड ये है कि इस पॉलिसी का प्रीमियम निकालने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए, और चारों ही चाहिए। अगर उनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट नहीं होगा। अब ये 4 चीजें क्या है? फर्स्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय या वर्कर कितने हैं। सेकेंड, उनको पर मंथ वेजेस या सैलरी कितनी दी जाती है। थर्ड, पॉलिसी कितने पीरियड के लिए चाहिए, नंबर ऑफ मंथ, क्योंकि अगर किसी का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो 6 महीने की पॉलिसी लेगा।
10 महीने का है 10 महीने की लेगा, 1 साल का है 1 साल की लेगा, 2 साल का है तो पॉलिसी 1 साल की मिलेगी, फिर रिन्यू हो जाएगी। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज नेचर ऑफ वर्क। अब ये चारों इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं आपसे पॉलिसी लेना चाहता हूं, तो मुझे ये 3 चीजें तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चौथी आपको देखनी है, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूं हाँ के नेचर ऑफ वर्क क्या है। चलिए मैंने चारों दे दिया, अब आप प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझ में आया। तो 4 चीजें जो जरूरी हैं, उन चारों के मिलने के बाद भी प्रीमियम कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड विथ वेजेस और सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज पर मंथ मल्टीप्लाइड विथ पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इन मंथ्स, और जो भी सम आता है उस पर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क प्रीमियम रेट अप्लाई करना है। और ये प्रीमियम रेट आपको एम्प्लॉइज कंपनसेशन टैरिफ में मिलेगा। वो मैं नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से आपको फाइंड करता हूं। अब क्योंकि चारों चीजें चाहिए और जो रेट होगी वो परमिली अवेलेबल होगी, तो आपको एक और खास चीज का ध्यान रखना ये होगा कि आजकल वर्कर्स के लिए जो लेबर रेट है, एक नॉर्मल वर्कर की लेबर रेट भी, जिसको आप घर पे कोई मिस्त्री या काम करने के लिए बुलाते हैं, तो 800-1000 रुपीज पर डे से कम वो भी चार्ज नहीं करते। तो अगर आपके यहाँ 1 महीने काम चल रहा है, मान लिया 800 रुपये भी आपने मिनिमम पे उसको लिया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, तो भी उसकी वेजेस मंथली 24,000 रुपये होगी। अब यहाँ 15,000 तक तो टैरिफ रेट एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर जिनको 15,000 से ज़्यादा की वेजेस पे कर रहा है उसको छुपाए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीमियम रेट इन चारों कंपोनेंट्स पर अप्लाई होती है। तो उसको छुपाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। किसी की 24,000 है 30,000 है तो वो डिस्क्लोज करें, क्योंकि ओवर एंड एवर 15,000 जो प्रीमियम रेट एप्लीकेबल होगी वो केवल सम पार्ट ऑफ द रेट एप्लीकेबल होगा, उस पर भी रेट लग जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट होगा प्रीमियम, ये जरा आप समझिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आई एम द ओनर ऑफ ए फार्म हाउस। अब मेरे फार्म हाउस में 25 लोग काम कर रहे हैं, सब वर्कर है, और सबको मैं 10,000 रुपये पर मंथ देता हूँ। काम उनका फार्मिंग का ही, फार्म हाउस से काम करना है। लेकिन मुझे ये पता है कि काम करने के दौरान अगर किसी को भी कोई डेथ या डिसेबिलिटी हो गई तो ये अल्टीमेटली मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसके घर वाले मेरे से कंपनसेशन मांगने आ जाएंगे और मेरी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और ये कंपनसेशन लैक्स में भी हो सकता है, मिलियंस में भी हो सकता है, इसलिए मैं इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठा पाऊंगा। इससे बेहतर यह है कि ये इतनी बड़ी रिस्क मैं इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दूं और एक पॉलिसी ले लूं, इनका इंश्योरेंस करा देता हूं सबको। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिस्क इन lieu of certain little amount of premium. A very big risk can be transferred to the insurers. तो मैंने वही किया। मैंने आपको बुलाया कि ये मेरे को इनका सबका बीमा कराना है। आपने कहा साहब ये 4 चीज़ें हमें दीजिए। कितने वर्कर हैं? पहली चीज़ मैंने कहा 25। क्या पे करते हैं आप इनको? 10,000 रुपीज़ पर मंथ। कितने टाइम की पॉलिसी चाहिए? 12 महीने की, 1 साल की। क्या है इनका नेचर ऑफ वर्क है? फार्मिंग। आपने तीनों चीज़ों को, पहली 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया। चौथे के लिए आप अपना टैरिफ खोला आपने, और टैरिफ में देखा आपने कि एग्रीकल्चर फार्म का रेट है 5.85 पर मिलियन। तो जो भी सम आया उस पर आपने 5.85 का रेट पर अप्लाई कर दिया और आपका प्रीमियम आ गया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन इस सिंपल कैलकुलेशन के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए। विदाउट दैट इंफॉर्मेशन यू कांट कैलकुलेट द प्रीमियम।
तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई तो आपके लिए प्रीमियम सिंप्लीफाई हो गया। और थोड़ा एक बड़ा एग्जांपल ले लीजिए। मेरे एक वाटर एरिएटेड मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है जिसमें करीब 300 लोग काम कर रहे हैं। और उनमें से 250 लोग अनस्किल्ड हैं जिनको मैं 10,000 रुपये पर मंथ पे कर रहा हूँ। 50 लोग केवल स्किल्ड हैं जिनको मैं 15,000 पे कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि सबकी इंश्योरेंस चाहिए, सारे वर्कर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, प्लांट लगा हुआ है, मशीनरी पे काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स सप्लाई, पैकिंग, लेवलिंग अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क जो भी कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की जो डिमांड है, तो मुझे इसका इंश्योरेंस चाहिए। अब इंश्योरेंस कंपनी का एग्जीक्यूटिव आते ही पहला सवाल पूछता है कि साहब ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें हमको दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स 300, वेजेस फॉर 250 10,000 पर मंथ, फॉर 50 15,000 पर मंथ, पूरे एक साल की पॉलिसी चाहिए। नेचर ऑफ वर्क इनका ये है कि वाटर एरिएटेड मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ये सब। ठीक है, आपने सारे इंफॉर्मेशन लेने के बाद अपना टैरिफ खोला और देखा कि टैरिफ में ये दिया हुआ है एरिएटेड वाटर मैन्युफैक्चरर प्रीमियम रेट है 15.10 पर मिले पर 1000। तो जो भी आपका सम आया इन तीनों का, फर्स्ट थ्री का उसको मल्टीप्लिकेशन का, उस पर आपने 15.10 का रेट अप्लाई कर दिया, आपका प्रीमियम आ गया। और कुछ बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन भी हो सकती हैं, ऐसे जॉब भी हो सकते हैं जिनमें कि वर्कर्स के मरने के जान तक जाने का खतरा हो। ऐसी सिचुएशन वाले तो और ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि उनको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की जरूरत ज़्यादा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा स्पेस क्लब है, मैंने 50 यंगस्टर्स हाईली क्वालिफाइड लोग हायर किए, पायलट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ 6 महीने के लिए, और फिर उनको पायलट का जॉब देना क्योंकि मेरे पास हेलीकॉप्टर्स और एयर डिवाइसेस हैं। अब मुझे पता है कि ये 6 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है, दिस इज मोस्ट रिस्की पीरियड, एनीवन कैन डाई। तो मैं इनका इंश्योरेंस चाहता हूँ। मैंने आपको बुलाया, पूछा इनका इंश्योरेंस हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल। ये चारों इन्फॉर्मेशन मांगी, मैंने दे दिया आपको। 50 एम्प्लॉइज, 15,000 पर मंथ उनका वेजेज या स्टाइपेंड जो भी, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस 6 महीने, नेचर ऑफ वर्क पायलट, लर्निंग पायलट। अब आपने अपना टैरिफ चेक किया। Pilots and employees who may at any time fly any air device, rate 1 to 121.60 per minute। आपने तीनों इन्फॉर्मेशन के मल्टीप्लिकेशन पर रेट अप्लाई कर दी, आपका प्रीमियम आ गया। आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ये प्रीमियम रेट इतना हाईली वेरी क्यों कर रहे हैं। एग्रीकल्चर फार्म की रेट 5.85 है, किसी फैक्ट्री के वर्कर की रेट 15 रुपये है, इन पायलट्स की रेट 121 रुपये है। तो द बेसिक फंड ऑफ इंश्योरेंस इज लोअर इज द रिस्क, लोअर इज द प्रीमियम रेट, हायर इज द रिस्क, हायर इज द प्रीमियम रेट। अब क्योंकि इस वाले में, थर्ड वाले में इतनी हाई रिस्क है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी एम्प्लॉय कैन डाई, तो उसकी रेट भी ज़्यादा होगी। इसलिए जो नेचर ऑफ वर्क है, प्रीमियम रेट उसी के हिसाब से डिसाइड होती है। अब आपने सिंपल तरीके से बेसिक प्रीमियम कैलकुलेट करना आप सीख गए। इसके बाद आता है कि पॉलिसी में एक्सटेंशन और एड-ऑन कवर की, और पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि पॉलिसी में मेडिकल एक्सपेंसेस कवर ही नहीं। और हर एम्प्लॉयर, हर कॉन्ट्रैक्टर चाहेगा कि मेडिकल एक्सपेंसेस की रिस्क कवर हो।
क्योंकि इंजरी या टूट, छोटी मोटी हाथ पैरों में टूट फूट तो होती रहती है ऑपरेशन के दौरान, प्रोजेक्ट के दौरान। तो ये उसका खुद का ऑप्शन है कि वो कितनी लिमिट सेलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि प्रीमियम उसी लिमिट पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, वो अपने वर्कर्स के लिए केवल 10,000 रुपये पॉलिसी पीरियड में मेडिकल एक्सपेंसेस की रिस्क कवर कराना चाहते हैं, तो ठीक है, बेसिक रेट का 40% या मिनिमम 100 रुपीज़ पर पर्सन जितने उसके वर्कर हैं प्रीमियम लग जाएगा और मेडिकल एक्सपेंसेस का कवरेज मिल जाएगा। वो चाहे कि नहीं, आजकल किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, हाथ पैर टूट गए, तो इलाज में बहुत खर्चा आता है, 5-5 लाख तक आ जाता है, तो 5 लाख की रिस्क उसकी रेट है 125% ऑफ द बुक रेट या मिनिमम 650 पर पर्सन। और भी एक ऑप्शन है, वो ये भी सोच सकता है कि भाई जितना भी उसके ट्रीटमेंट पे खर्चा आ रहा है वो सारा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, मैं अपनी जेब से पैसा नहीं पे करूँगा। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस का भी प्रोविजन है। एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द एम्प्लॉय इफ ही सफर्ड एनी एक्सीडेंटल इंजरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर ऐसा हुआ है तो जो भी हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के लिए 150% ऑफ द बुक रेट या 700 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से प्रीमियम चार्ज किया जा सकता है। अब इसमें आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस कीजिए कि ये भी पॉसिबल है कि जो आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आया है उससे ज़्यादा आपको मेडिकल एक्सपेंसेस का प्रीमियम मिल गया है, डिपेंडिंग अपॉन द हायर लिमिट सेलेक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अगर वो ज़्यादा लिमिट सेलेक्ट करता है, नॉर्मली गवर्नमेंट का कोई जॉब होता है तो इस हायर लिमिट नहीं लेते, लेकिन इनके अपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट चल रहे हो तो उसमें हायर लिमिट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब में पॉलिसी लेना भी खाना पूर्ति होती है, सिर्फ उनको सबमिट करनी होती है, क्योंकि और ज़्यादातर ये गवर्नमेंट टेंडर्स पे ही काम करती है। तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस का एड ऑन कवर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आपको एडवाइस करना चाहिए जिसको भी आप पॉलिसी दे रहे हैं कि आप इसको लें और उसका जो भी एडिशनल प्रीमियम है वो दें। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका वॉल्यूम ऑफ प्रीमियम बढ़ जाएगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि उसका कवरेज ऑफ द पॉलिसी बढ़ जाएगा और उसको जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में इंजरीज या डिसेबिलिटीज वगैरह होती हैं उनका कवरेज मिल जाएगा। सेकेंड एक्सटेंशन इज ऑक्यूपेशनल डिजीज। ये ऑक्यूपेशनल डिजीज को समझना इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसकी रेट केवल 50% ऑफ द बुक वैल्यू है, लेकिन ऑक्यूपेशनल डिजीज के मायने क्या है? किसी पर्टिकुलर वर्कर को कोई स्पेसिफिक असाइनमेंट दे रखा है और वो बहुत लंबे टाइम से उसी काम को किए जा रहा है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उसको कोई भी बीमारी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्किन डिजीज कर दी, या मशीनों के शोर पे काम कर रहा है, वो मशीन ऑपरेटर है तो उसको कुछ सालों के बाद सुनना शक्ति खत्म हो गई उसकी, या कोई वेल्डिंग जैसा काम कर रहा है जिसपे कि स्पेसिफिक ग्लासेस चाहिए और कई बार वो कई सालों से काम किए जा रहा है तो आई साइड पे भी फर्क पड़ सकता है। या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा निकलते हों तो वो ब्रीथ में जाते हैं, सांस में जाते हैं और उसकी वजह से अस्थमा या कोई लंग इन्फेक्शन जैसी डिजीज हो सकती है। अब ये सब डिजीज क्यों हो रही है? क्योंकि ये उनके नेचर ऑफ जॉब से रिलेटेड है, इसलिए इनको कहा जाता है ऑक्यूपेशनल डिजीज। जिस ऑक्यूपेशन को वो कर रहे हैं अगर उसको वो ना करते तो शायद ये वाली डिजीज ना होती, कुछ और हो सकता था या नहीं होता, लेकिन ये जो डिजीज हुई है ये तो इसी ऑक्यूपेशन की वजह से हुई। तो वर्कर की इस रिस्क को कवर करने के लिए ये एड ऑन कवर दिया जाता है 50% ऑफ द बुक रेट। एक और एड ऑन है कि कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स को कई प्रोजेक्ट एक साथ मिले हुए होते हैं और सब पे उनकी लेबर काम कर रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो चाहते हैं कि उनके जितने भी सब कॉन्ट्रैक्टर या लेबर काम कर रहे हैं वो सब एक ही पॉलिसी में कवर हो जाए। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही होती है कि जितने भी वर्कर है, सब कॉन्ट्रैक्टर जितने भी काम कर रहे हैं उन सबकी एक्चुअल वेजेस
और एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स इन्फॉर्म करना होता है। वो इसलिए कि दे आर पार्ट ऑफ द प्रीमियम कैलकुलेशन। उनके एक्चुअल वेजेस पर, उनके एक्चुअल नंबर पर प्रीमियम लगेगा, और इसमें वो जानबूझ करके कुछ छुपा जाए तो वहां प्रीमियम में गड़बड़ हो जाती है। तो आप ये एक्सटेंशन दे सकते हैं, बशर्ते कि वो दो चीजें दिखाने को तैयार हो, अपना वेज रजिस्टर और अपना अटेंडेंस का जो रजिस्टर उनका होता है, मास्टर रोल जिसको बोलते हैं, उसके बेसिस पर यह एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। अब आपने पॉलिसी का बेसिक प्रीमियम कैलकुलेट किया, प्लस ये 3 ऑप्शन दिए, तीनों में से उसने जो भी एड ऑन कवर लिया उसका प्रीमियम कैलकुलेट किया, और आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आपने लिया किस पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हो। मेथडोलॉजी टिपिकल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक है। आपको जो चार चीजें चाहिए वो चार ही चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। सेकेंड पार्ट पढ़ा कि अगर किसी वर्कर को कुछ हो गया तो क्लेम कैसे पे होगा। तो जैसे हमें प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए 4 चीजें चाहिए थी, ऐसे हमें क्लेम के अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजें चाहिए। अब 3 चीजों में पहली है कि हुआ क्या है, नेचर ऑफ इंजरी क्या है। जो भी वर्कर को हाथ पैर टूट गया है, आंखों की आईसाइट चली गई है, या कोई डायरेक्ट इंजरी हो गई है किसी चीज से टकराने से, हुआ क्या है। सेकेंड, उसकी मंथली वेजेस क्या है, वो तो ऑन रिकॉर्ड मिल ही जाएगी। थर्ड और इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट फैक्टर। ये रेलेवेंट फैक्टर टैरिफ की शेड्यूल 4 में प्रोवाइड किया हुआ है, एक्ट में भी दिया हुआ है। इस रेलेवेंट फैक्टर के बेसिस पर ही अवार्ड अमाउंट कैलकुलेट होगा। और इस एक्ट की एक खास बात यह है कि वर्कर चाहे एडल्ट हो या माइनर हो, अगर उसकी डेथ या डिसेबिलिटी हुई है काम के घंटों के दौरान, तो उसका कंपनसेशन का राइट बन गया, चाहे वो 18 से कम हो या 60 से ज्यादा हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। यह इसलिए कि जब एक्ट बना था तब इतना कोई रेस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं था, क्योंकि उस वक्त नॉर्मली 14, 15, 16, 17 साल के लड़कों को भी हायर कर लेते थे। आज भी करते हैं करने को, लेकिन अब क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन है, कोई कंप्लेंट कर देता है तो एक्शन हो जाता है एम्प्लॉयर के खिलाफ, क्योंकि लॉ प्रोहिबिट्स द एंगेजमेंट ऑफ माइनर्स इन एनी वर्क, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी माइनर्स को आप हायर नहीं कर सकते। तो आज जितना कंपल्सन है, आज जितना लीगल प्रेशर है, उतना उस वक्त नहीं था। इसलिए किसी भी एम्प्लॉयर ने, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने, चाहे उसके पास 15 साल का वर्कर काम कर रहा है, 16 साल का काम कर रहा है, उसके अगर हाथ पैर टूट गए तो भी कंपनसेशन देना बनता है। 60 साल से ज्यादा का कर रहा है तो भी कंपनसेशन देना बनता है। तो ये कंपनसेशन कैलकुलेट होगा कैसे, इसका मेथड क्या है, सिस्टम क्या है, क्योंकि इसमें तो एक रिक्वायरमेंट दी थी कि रिलेवेंट फैक्टर होना चाहिए। अब ये रिलेवेंट फैक्टर कौन लाएगा, कहां से लाएगा, कैसे देखेंगे आप। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कंपनसेशन कैलकुलेट ही नहीं होगा। नेचर ऑफ इंजरी पता लग गया, मंथली वेजेस भी पता लग गया, लेकिन रिलेवेंट फैक्टर नहीं पता लग गया। तो सबसे पहले रिलेवेंट फैक्टर को समझिए कि है क्या। ये है रिलेवेंट फैक्टर, ये टैरिफ में दे रखा है, एक्ट में दे रखा है, इसमें सब कुछ कैलकुलेटेड है। आप इसको गौर से देखेंगे तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ उसको आपको। अब इससे आपको समझ आएगा कि ये 16 साल की एज से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम एज है इसमें 65 साल। अब 16 साल की एज यानी कि माइनर,
लेकिन जो रिलेवेंट फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा 16 साल की एज में है, दैट इज 228.54। और अगर वर्कर की वेजेज 15,000 रुपये पर महीने है और उसकी डेथ हो गई है काम के घंटों के दौरान एक्सीडेंट से, तो डेथ के केस में ये रिलेवेंट फैक्टर अप्लाई होगा। मान लिया 16 साल है या 15 साल है, तो ये जो हाईएस्ट मल्टीप्लायर है 228.54, इस रिलेवेंट फैक्टर से उसकी वेजेस 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनसेशन आएगा 17,14,050। और ये ही पे होगा, इसमें एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा, ना कोई कंपल्सरी एक्सेस ना कोई डिडक्शन, कुछ भी नहीं, एज इट इज पे करना होगा। और ये 17,14,000 डेथ के केस में हाईएस्ट कंपनसेशन है जो कि यंगेस्ट पर्सन को पे होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये कम होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 65 साल के बंदे को कितना मिलेगा काम के घंटों के दौरान, तो अगर डेथ हो गई तो 7,45,275। अब डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? ये है रिलेवेंट फैक्टर। तो ये रिलेवेंट फैक्टर की टेबल दी हुई है, ये सिर्फ उनकी है जो 15,000 रुपये दिन की वेजेज में, बाकी अलग अलग वेजेज के हिसाब से। तो डेथ के केस में ये अप्लाई हो जाएगा। और ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 15 साल का भी होगा या 14 साल का भी होगा तो ये मिनिमम 16 साल वाला अप्लाई होगा। अगर 70 साल का या 72 साल का है तो मिनिमम ये मैक्सिमम 65 वाला अप्लाई होगा। बाकी सबकी तो एज लिमिट के हिसाब से कैलकुलेशन है। तो ये जो रिलेवेंट फैक्टर है ये टैरिफ में अवेलेबल है, एक्ट में भी अवेलेबल है, और प्रीमियम ये कंपनसेशन कैलकुलेट के काम में ही आएगा। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ डेथ का। बाई चांस वर्कर को परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो डेथ से भी ज्यादा होगा। वो कैसे, इसको भी देख लीजिए। तो भाई 16 साल का मान लिया वर्कर, वही रिलेवेंट फैक्टर 228.54, वही 15,000 की वेजेस, लेकिन कंपनसेशन कितना आया 20,56,860। तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में कंपनसेशन ज्यादा पेबल होगा। क्या होगा अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी आप कल केवल रिलेवेंट फैक्टर देख लीजिए। सिंपल एज रिलेवेंट फैक्टर और मल्टीप्लाइड विद द वेज, वेज से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट ऑफ कंपनसेशन आ गया। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में जो लोएस्ट है इसके हिसाब से, हालांकि ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, लोएस्ट के लिए डिफरेंट लिमिट है, लेकिन यहाँ ये कैलकुलेटर है 8,94,000। तो ये आपने रिलेवेंट फैक्टर देख लिया। अब इसका कंपनसेशन कैलकुलेशन करने का तरीका देखिए कि डेथ के केस में फॉर्मूला है 50% ऑफ द मंथली वेजेस। इन केस ऑफ डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिजीज मल्टीप्लाइड विद द रिलेवेंट फैक्टर। किसी भी वर्कर की काम के घंटों के दौरान एक्सीडेंट से अगर डेथ हो जाती है तो उसकी 50% वेजेस को रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वही पे करना है। मिनिमम एज ये कंपनसेशन 1,20,000 से कम नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, लेकिन अगर ज़्यादा आएगा तो हायर ऑफ द टू पे करना पड़ेगा, नॉट लोअर ऑफ द टू, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। यहाँ सोशल सिक्योरिटी केवल फाइनेंशियल कंपनसेशन से प्रोवाइड की जाती है। तो मिनिमम 1,20,000, मैक्सिमम 17,14,000 एज पर द रिलेवेंट फैक्टर टेबल। फॉर्मूला 50% ऑफ द मंथली वेजेस। ये डेथ के केस में
परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में क्या एप्लीकेबल? यहां कंपनसेशन की लिमिट बढ़ जाती है। डेथ में जो 50% थी वो यहाँ 60% हो जाती है। मिनिमम कंपनसेशन जो डेथ में 1,20,000 था वो यहाँ 1,40,000 हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है, इसका जस्टिफिकेशन है कि मान लिया किसी वर्कर की डेथ हो गई तो आपको वन टाइम कंपनसेशन पे कर देगा जो उसकी फैमिली के काम आएगा। लेकिन अगर वर्कर परमानेंटली टोटली डिसेबल्ड हो गया, जैसे दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, दोनों आंखें चली गई, या एक आंख एक हाथ चला गया, या एक आंख एक हाथ एक पैर चला गया, जो भी कॉम्बिनेशन है जिनको डॉक्टर परमानेंट टोटली डिसेबल्ड सर्टिफाई करता है 100%, तो उसका मतलब ये है कि वो वर्कर शायद कमाने खाने लायक भी नहीं रहा। तो सबसे पहले तो उसकी डिसेबिलिटी उसको खुद को विकलांग बना दिया, उसको खुद को पूरी ज़िंदगी बैठ के खाने को चाहिए, फिर उसकी फैमिली भी उस पर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो इसलिए यहाँ 60% ऑफ द मंथली वेजेस जो कि मिनिमम 1,40,000 होना चाहिए। ये जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है ये कई तरीके से हो सकता है। जैसे बॉडी पार्ट्स चले गए, मतलब एम्प्यूटेड हो, खत्म, दोनों आंखों की आईसाइट परमानेंट चली गई, या बॉडी में परमानेंट पैरालिसिस हो गया, तो डॉक्टर ऐसे केसेस में 100% परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट सर्टिफाई करते हैं और मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ये कंपनसेशन पे किया जाता है। अब कैसे पे होगा इसका एग्जांपल समझिए, कैलकुलेशन समझिए। मान लिया मेरी फैक्ट्री का एक वर्कर जिसकी एज है 46 ईयर्स और मैं उसको 15,000 रुपये पे करता हूँ मंथली। उसकी मशीन से टकराने से डेथ हो गई, उसके परिजनों ने केस फाइल कर दिया और मुझे कंपनसेशन पे करना है, लेकिन मैंने पॉलिसी ले रखी है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कैसे कैलकुलेट करेगी मेरे बिहाफ? डेथ के केस में फॉर्मूला 50% ऑफ दी वेजेस, 15,000 के 50% हो गया 7,500। 46 ईयर्स के पर्सन का रेलेवेंट फैक्टर है 166.29, तो 7,500 को 166.29 से मल्टीप्लाई किया है तो अमाउंट आया 12,47,175। अब क्योंकि ये अमाउंट जो मिनिमम कंपनसेशन पेबल है 1,20,000 उससे ज़्यादा है, इसलिए इसी को एज इट इज पे करना है, नो डिडक्शन एट ऑल। डब्ल्यूसी पॉलिसी में कोई भी पॉलिसी क्लॉज या कंपल्सरी डिडक्टेबल नहीं होता। जो भी अमाउंट कैलकुलेट होकर आया उसको एज इट इज पे करना है। यहाँ ना कोई साल्वेज वैल्यू है, ना कोई कंपल्सरी एक्सेस है, ना कोई डेप्रिसिएशन है, कुछ नहीं, पे करना है। तो 12,47,175 एज इट इज पॉलिसी के तहत पेबल हो गया। मैक्सिमम कंपनसेशन पेबल है 70,14,000 डेथ के केस में, और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में मैक्सिमम है 20,56,860। ये पर एक्ट है, इसलिए इनमें कोई वेरिएशन की गुंजाइश नहीं है, कोई हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं है, ये एज इट इज होंगे। कंपनसेशन अमाउंट को चाहे इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करे या कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कैलकुलेट करे या कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर खुद कैलकुलेट करे या इवन एम्प्लॉय खुद कैलकुलेट करे, अमाउंट यही आना है, कोई वेरिएशन की गुंजाइश नहीं। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, मेरी कोई छोटी सी शॉप है, मैंने उस पर एक सर्वेंट रखा हुआ है साफ सफाई करने के लिए, 3,000 रुपये महीने से पे कर। अब साफ सफाई कर रहा हो दुकान में, ऊपर से पंखा कहीं से लूज हो गया, उसके ऊपर आके पड़ा, वो चलता हुआ रनिंग फैन था, उससे उसकी मान लिया डेथ हो गई। कंपनसेशन पे करना, डेथ का केस है, तनख्वाह सिर्फ 3,000 रुपये महीने, 50% ऑफ द मंथली वेजेस 1,500 रुपये, एज मान लिया उसकी 30 साल। अब 30 साल की एज में जो रेलेवेंट फैक्टर निकल के आता है वो 207.98, आप देख सकते हैं।
ये 207.98। अगर उसकी वेजेस 15,000 होती तो उसका अमाउंट भी कैलकुलेटेड है। यहाँ क्योंकि उसकी वेजेस डिफरेंट है, 3,000 रुपये महीने, तो 1,500 रुपये उसकी 50% वेजेस लेकर के जो अमाउंट कैलकुलेट किया उसमें आया 3,11,970। अब ये अमाउंट उसको पे करना, क्योंकि 1,20,000 से ज़्यादा है तो इसमें कुछ कम हो ही नहीं सकता। और बाई चांस मान लिया उसकी डेथ नहीं होती हो, केवल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती, तो क्या डिफरेंस आ जाता? ये 50 की जगह 60 हो जाता, 60 से 3,000 का 1,500 की जगह 1,800 हो जाता, और 11 फैक्टर वही रहता, 1,800 into 207.98 वट एवर कम्स दैट विल बी पेड, इतना ही डिफरेंस होना। तो इस तरीके से जो कंपनसेशन पेबल है, इट डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स ओनली। नेचर ऑफ इंजरी क्या है, मंथली वेजेस क्या है उसके वर्कमैन की, रिलेवेंट फैक्टर क्या है, एज के हिसाब से कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, चाहे वो 18 से कम का हो या 60 से ज़्यादा का। लेकिन फॉर्मूला डिसाइडेड है, डेथ के केस में 50% ऑफ द मंथली वेजेस रहेगा, मिनिमम कंपनसेशन 1,20,000 से कम नहीं होगा। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में 60% ऑफ द मंथली वेजेस होगा, मिनिमम 1,40,000 से कम नहीं होगा। पार्शल डिसेबलमेंट अगर हो तो जितने परसेंट परमानेंट पार्शल डिसेबिलिटी डॉक्टर ने सर्टिफाई की है उतने परसेंट कंपनसेशन पे कर दिया जाएगा। ये सब मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ही होगा। मेडिकल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है इसमें, क्योंकि जो टोटल डिसेबिलिटी है उसके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, दोनों हाथ का जाना, दोनों पैर का जाना, एक हाथ एक पैर का जाना, एक आंख एक पैर का जाना, एब्सोल्यूट डीफनेस होना, वेरी सीवियर डिसफिगराइजेशन होना, ऐसे 6-7 कॉम्बिनेशन है जिनके केस में डॉक्टर हमेशा 100% परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी सर्टिफाई करेंगे। लेकिन पार्शियल डिसेबलमेंट जो होगा, मानिए एक हाथ चला गया एक्सीडेंट में, या एक पैर चला गया, एक आंख की आई साइड चली गई, या कुछ हियरिंग लॉस हो गया, या ये लॉस ऑफ स्पीच हो गया, या कोई बैक इंजरी आ गई सीवियर जिसकी वजह से वो बैठ ही नहीं पाता है परमानेंटली। तो ऐसे केसेस में जो पार्शियल डिसेबलमेंट होगा उसका परसेंटेज डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा, और ये परसेंट 95 भी हो सकता है, केवल 5 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। जितने परसेंट परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी डॉक्टर ने सर्टिफाई की है उतने परसेंट कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना है। तो मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ही होगा, और इसमें क्योंकि वो परमानेंट है तो ये कंपनसेशन एक बार में पे कर दिया जाएगा। सिचुएशन परसेंटेज पे डिपेंड करेगी, लेकिन दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये टेम्परेरी हो। तो टेम्परेरी वाले केस में क्या होगा, क्योंकि वहां रिकवरेबल है, तो रिकवरेबल वाली सिचुएशन में केवल 25% ऑफ दी कंपनसेशन पेबल होता है। मैं ही बताता हूँ। और उसको पे करने का तरीका ये है कि जो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है या कमिश्नर इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, चेक कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन के यहाँ डिपॉजिट होगा, वो उसको फर्दर पे करेंगे, और एक कंप्लीट डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी का जो रिसीट है, डॉक्यूमेंट है, वो कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन को इश्यू करेंगे। टेम्परेरी डिसेबलमेंट में क्या होगा देखिए, टेम्परेरी डिसेबलमेंट के मायने होते हैं कि मान लिया दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया, 6 महीने तक बेड पर, इलाज कराया, सही हो गया, तो 6 महीने का कंपनसेशन हो गया।
द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज ए हाफ मंथली पेमेंट इक्वल टू 25% ऑफ द मंथली वेजेस। ऐसे केसेस भी आते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आप समझ गए। अब इसका कैलकुलेटर सभी ब्रांचेस के पास अवेलेबल है। प्रीमियम कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन्स भी, और ये एक्सक्लूजन बड़ा सिंपल है। अगर कोई नॉन फैटल इंजरी है तो उसमें फर्स्ट 3 डेज का काट करके, इंजरी के केस में केवल, डेथ में कुछ नहीं, 28 दिन का पे किया जाता है। लेकिन अगर वर्कर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स और ड्रग्स, या उसने कोई विलफुल डिसोबीडियंस किया है, या विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट किया है, तो पॉलिसी क्लेम पे नहीं करेगी। यानी ये 3 एक्सक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कर अगर नशे में होगा तो कहीं ना कहीं टकराएगा, हाथ पर तोड़ेगा, खुद के भी तोड़ाएगा, दूसरे भी का भी तोड़ सकता है। जो काम उसको असाइन ही नहीं किया, अगर वो उसे कर रहा है, बिल्कुल डिसोबीडियंस कर रहा है, तो एम्प्लॉयर सर्टिफाई नहीं करेगा कि ये काम इसका है, इस काम के लिए आया नहीं। जो सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए, अगर वो उनको लेकर काम नहीं कर रहा, उसी की वजह से कोई इंजरी हो जाती है। जैसे नॉर्मली फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के लिए हेलमेट विद टॉर्च दिए जाते हैं, ग्लव्स दिए जाते हैं, एंकल बूट्स दिए जाते हैं, सेफ्टी जैकेट्स दिए जाते हैं। अगर वो उसने यूज नहीं किए हैं वर्किंग के टाइम पर, तो भी एम्प्लॉयर सर्टिफाई नहीं करेगा। ये एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा एक्सक्लूजन ये है कि अगर वर्कर की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेचुरल डेथ हो जाती है, तो नेचुरल डेथ के लिए तो कोई भी एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये पॉलिसी उस केस में क्लेम पे नहीं करेगी। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि साहब एम्प्लॉयर ने ग्रुप पर्सनल एक्शन पॉलिसी ले रखी है, तो भी क्या WC क्लेम पे करना जरूरी है? द आंसर इज यस, क्योंकि ग्रुप पर्सनल एक्शन पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी है। ये एम्प्लॉयर की मर्जी पर है, वो चाहे तो ले चाहे तो ना ले। लेकिन WC पॉलिसी के तहत तो एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी के पे करता है, जो कि कोर्ट से, जिसके लिए ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, अवार्ड भी आ सकते हैं। ग्रुप PA का जो प्रीमियम कैलकुलेशन का तरीका है, कंपनसेशन पे करने का तरीका है, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। WC पॉलिसी में सब कुछ डिफरेंट है। क्लेम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, प्रीमियम पे अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब कुछ डिफरेंट है। प्लस GPA एक ऐसी पॉलिसी है जो कि वर्ल्ड वाइड रिस्क कवर करती है। ये WC पॉलिसी तो केवल काम के घंटों के दौरान की रिस्क कवर करेगी। तो दोनों पॉलिसियों का कवरेज बिल्कुल डिफरेंट है, और दोनों में कंपनसेशन मिल सकता है। मैं वर्कर का राइट। अब हमारी डिक्लाइन लिस्ट भी है WC के लिए। तो जो बहुत ज़्यादा हाइट पे काम कर रहे हैं वर्कर्स को नहीं देते हम पॉलिसी। कुछ ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पर कि वो एरिया वाटर सराउंडेड बाई वाटर है, वहाँ भी पॉलिसी नहीं देते हैं। मेटल फोर्जेस फाउंड्रीज में काम करने वाले, ब्लास्टिंग एंड टनलिंग में काम करने वाले, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, इनके रिस्क भी कवर नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क जोन से यहाँ क्लेम आने आने। कोई भी इंश्योरर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके 100% क्लेम की गारंटी हो, ऐसी जगह के काम करने वाले वर्कर को पॉलिसी दी जाए। प्लस जहाँ ESI पॉलिसी अप्लाई होती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वहाँ भी WC पॉलिसी को देने की जरूरत है। अब बाई चांस कोई क्लेम फाइल आता है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि उनको सिर्फ इतना गाइड कर दें कि क्लेम में जो इंसिडेंट हुआ वो नरेट कर दें, मेडिकल सर्टिफिकेट दे दें, बेस सर्टिफिकेट दे दें, प्रूफ ऑफ एज दे दें। लेकिन क्योंकि ये क्लेम एक्सीडेंटल होगा, तो एक्सीडेंटल के केस में FIR भी दर्ज होगी, पंचनामा भी होगा, MLC भी होगी, मेडिकल भी होगा, मेडिकल की रिपोर्ट भी होगी, उसमें सर्टिफाई भी होगा कि कितने % डिसेबिलिटी है, परमानेंट है या टेम्परेरी है। अमाउंट उसी के बेसिस पर कैलकुलेट होगा। अब इसमें अगर वर्कर या उसके पेरेंट्स ने या डिपेंडेंट्स ने कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन की कोर्ट में अप्लाई किया है कंपनसेशन के लिए, तब तो ये सारे प्रोविजन लागू होंगे।
अगर किसी और कोड के लिए लोअर देना चाहते हैं तो ये लागू नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि उसने एम्प्लॉयर ने पॉलिसी ली है एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस और वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस, तो पॉलिसी में एज पर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट ही कंपनसेशन कैलकुलेट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यह है एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस। अब इसमें किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो किसी का भी तो पूछ सकते हैं। मैं आपको एक खास चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई पॉलिसी लेने आएगा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर खुद ही आएंगे, बहुत सारे टेंडर्स में ये कंडीशन होती है कि द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू सबमिट एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उनको ये बाउंडर ड्यूटी है उनकी, ये कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए उनको ये पॉलिसी तो चाहिए ही चाहिए और वो चल के आपके पास लेने आएंगे। लेकिन वो कोशिश ही करेंगे क्योंकि उनको वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, पॉलिसी उनको वहाँ दिखानी है, जमा करानी है, तो वे चाहेंगे कम से कम प्रीमियम पे पॉलिसी मिल जाए। और उसके लिए उनके पास दो तरीके, वो आपको कितनी उनकी एक्चुअल लेबर है ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और उस एक्चुअल लेबर को वो कितना पे कर रहे हैं मंथली वेजेस ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगर इनमें से एक भी इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है तो आप उनको समझा दें कि आपका पॉलिसी लेने का पर्पज डिफीट हो गया, क्योंकि पॉलिसी आप इसलिए ले रहे हैं ना कि कल को किसी वर्कर को कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर दे, और इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर आपकी कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच गई तो इंश्योरेंस कंपनी को ये लीगल राइट हो गया कि वो आपका क्लेम खारिज कर दे। तो ऐसी कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, कोई रॉन्ग डिक्लेरेशन, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं देना है कि इंश्योरेंस कंपनी की कोर्ट में बॉल आ जाए और इंश्योरेंस कंपनी उसके बेसिस पर क्लेम खारिज कर दे। इसलिए आप उसे समझा दें कि आपके पास अगर 50 वर्कर है तो आप 50 वर्कर की संख्या बताइए, प्लस अगर आप किसी वर्कर को 40,000 रुपये पे कर रहे हैं मंथ का है, 50,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो आप उसे बता दीजिए, छुपाइए मत, क्योंकि रिस्क उसकी भी कवर करेंगे। लेकिन 15,000 से ऊपर के प्रीमियम पर, ऊपर की उसके वेजेस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा, वो देना होगा। रिस्क डिक्लाइन नहीं होगी, उस वर्कर को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर उसकी वेजेस 15,000 से डबल 30,000 है तो भी उसकी रिस्क कवर होगी। और ये फैक्टर आप नॉर्मली फेस करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स इन चीज़ों को जनरली छिपाते हैं। पॉलिसी देते समय तो आप भी कुछ भी चेक नहीं करते हैं, लेकिन क्लेम के टाइम पर क्लेम डिपार्टमेंट हर चीज़ मांगेगा, वेज रजिस्टर भी मांगेगा, मस्टर रोल भी मांगेगा। उनके बेसिस पर वो जहाँ भी डाउटफुल इंसिडेंट है वहाँ इन्वेस्टिगेटर भी अपॉइंट हो सकता है। तो जहाँ भी कोई फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया या कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन मिल गया ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योर्ड, तो पॉलिसी लेने का पर्पज डिफीट हो गया। इसलिए आप डिक्लेयर कर दें उनको कि अगर वेजेस ज़्यादा है तो भी कुछ भी छुपाइए नहीं और सही नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्क्लोज कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट दी वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए पहले, फिर मैं टेस्ट पेपर भेजता हूँ। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? मैं समझ सकता हूँ क्योंकि पॉलिसी नई नहीं है, आप ऑलमोस्ट सभी लोग इसको सेल भी कर चुके होंगे लगभग, लेकिन कहीं कोई डेली ऐसे कोई इश्यू आ रहे हों प्रीमियम के अलावा, क्योंकि प्रीमियम के बारे में डिस्कस करना हमारा प्रीरियोरिटेड नहीं है, वो अंडरराइटिंग की अथॉरिटी में आता है। बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन पेपर भेज रहा हूँ गीतिका जी के मेल आईडी पर।